Right. Hello, everyone. I'm Professor Sameer. Welcome to Grammarize. And today we're going to study Harold Pinter's birthday parties summary. देखिए हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में और आज जो है हम इसकी एक डिटेल्ड समरी पढ़ेंगे सो दैट हमें इसका एक आइडिया लग जाए। आप ये जो पीडीएफ है समरी की इसको एक्सेस करने के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी इसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हैरोल्ड पिंटर का हमने फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा था कि ही वाज फ्रॉम लंदन, अबाउट हिज फादर एंड ऑल द 29 प्लेस दैट ही रोट। ठीक है, उसमें से पहला प्ले था द रूम, सेकंड प्ले था हमारा दी बर्थडे पार्टी। इसका हम जॉनरा की बात करें तो ये हमारा कॉमेडी ऑफ मेनेस और थिएटर अब्सर्ड का जो जॉनरा है उसमें ये फॉल करता है। इट वाज रिटन इन 1957। तो ये ऐसी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। हमने समझा था कॉमेडी ऑफ मेनेस क्या होता है, हमने समझा था थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है। अब आप में से जो भी लोग जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर हमारा देखा था वो प्लीज़ कमेंट पे कमेंट करके हमें बताइए ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है, आपने उसे क्या समझा और कॉमेडी ऑफ मेनेस क्या है। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाके फर्स्ट वीडियो देखें, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पे आए। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। तो हैरोल्ड पिंटर वाज वर्किंग एज एन एक्टर इन इंग्लैंड व्हेन ही स्टेड ब्रीफली एट अ dilapidated, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है बहुत ही गंदी हालत में। ठीक है, बहुत अच्छी हालत में नहीं, टूटी-फूटी हालत में है ना। dilapidated boarding house that would serve as his inspiration for both the birthday party and the room। तो जब हैरोल्ड पिंटर लंदन में काम कर रहे थे एज एन एक्टर तो एक घर में रहते थे जिसकी हालत बहुत जर्जर थी, बहुत ही टूटी-फूटी अवस्था में वो घर था। और वो जो बोर्डिंग हाउस था उससे इंस्पिरेशन लेके उन्होंने 2 प्लेस लिखे। पहला है बर्थडे पार्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं और एक है द रूम। ठीक है, हैरोल्ड पिंटर ने बर्थडे पार्टी लिखा था 1957 में, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट प्रीमियर जो हुआ था कैम्ब्रिज आर्ट्स थिएटर में और वहाँ पे ये कैसा हुआ था, एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस हुई थी। कब हुआ था ये भी हम पढ़ चुके थे, अप्रैल 28 1958 में, है ना। और सेकंड जो परफॉर्मेंस हुई थी वो हमारी मई में हुई थी, सेम ईयर 1958 में। वो हुई थी लिरिक ओपेरा हाउस में, कहाँ पर, हैमर्समिथ में। ठीक है, ये चीज़ें हम कल भी पढ़ चुके थे। अच्छा, पहला जो प्ले था फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज़ रिटन, तो इसको फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज़ परफॉर्म्ड तो इसको हैरोल्ड पिंटर ने खुद से डायरेक्ट किया था। दैट टाइम इट वाज़ अ सक्सेस। सेकंड टाइम जब इसकी परफॉर्मेंस हुई थी मई में, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको डायरेक्ट किसने किया था, पीटर वुड ने किया था। ठीक है, ये रहा। बट पीटर वुड टुक हिज प्लेस एज डायरेक्टर वंस द प्ले हिट द प्री लंदन स्टेज। और वहाँ पे क्या हुआ था, ये वहाँ पे ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था सेकंड टाइम जब लिरिक ओपेरा हाउस में परफॉर्म हुआ था। फर्स्ट टाइम कहाँ पे परफॉर्म हुआ था, कैम्ब्रिज आर्ट्स थिएटर में। देखिए सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, है ना। तो ये डिटेल्स जो है माइनर डिटेल्स की, फर्स्ट परफॉर्मेंस कहाँ हुई, सेकंड परफॉर्मेंस कहाँ हुई, फर्स्ट टाइम किसने डायरेक्ट किया, सेकंड टाइम किसने डायरेक्ट किया, ये सब हमें याद करके चलना है। ठीक है, तो पहला किसने परफॉर्म किया, फर्स्ट टाइम किसने डायरेक्ट किया था, हैरोल्ड पिंटर ने। और सेकंड टाइम किसने डायरेक्ट किया था, पीटर वुड ने। चलिए, तो जब ये कैम्ब्रिज में हुआ था, ठीक है, तो इट वाज़ वेल रिसीव्ड। और वेल रिसीव्ड का मतलब होता है इट वाज़ सक्सेसफुल। लोगों ने इसको बहुत सराहा, इसकी परफॉर्मेंस को बहुत एप्रिशिएट किया। ठीक है, एंड इट वाज़ अ रिसाउंडिंग फेलियर। सेकंड टाइम जब परफॉर्म किया तो इट वाज़ अ फेलियर, लोगों को समझ में नहीं आया, ये फ्लॉप शो हो गया। ठीक है, सेकंड टाइम कहाँ पे हुआ था, लिरिक ओपेरा हाउस में। The avant-garde writing and the confusing subtext set poorly with critics and audiences alike। अब एक वर्ड आता है avant-garde। What is this word? देखिए अभी हमें इस वर्ड की बहुत डिटेल में नहीं समझना है। एक इसको बहुत ही शॉर्ट इसका एक मीनिंग हम समझेंगे। नेट के पर्सपेक्टिव से या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इस वर्ड की जो वैल्यू है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाती है। अभी हमारे इस पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अवोथ गार्ड का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटेशन, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। एक हमारे राइटर हुए एज़रा पाउंड, उन्होंने एक मोटो दिया था, मेक इट न्यू। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी कन्वेंशंस हैं उस टाइप के, जो भी राइटर्स लिख रहे हैं उस टाइम पे, जो भी वर्क्स जिस भी तरह से लिखे जा रहे हैं, जो भी आर्टिस्ट जिस तरह से आर्ट को क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कुछ नया लाना, पुराने कन्वेंशंस के अपोजिशन में जाके, उस वक़्त जो ट्रेंड चल रहा है ना, उनके अपोजिशन में जाके कुछ नया लाना। इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको मैं। जैसे कि आज से अगर हम लगाएँ तो 15 साल पहले, या 15-20 साल पहले अ, सिर्फ़ हमारी म्यूज़िक होता था, जैसे सॉन्ग्स होते थे, नॉर्मल सॉन्ग्स हम जो गाते हैं, लिखते हैं, ठीक है? अ, उसके बाद में उस वक़्त एक टर्म सुनाई दिया, रैप। फर्स्ट टाइम इट वाज़ हर्ड जब शायद हनी सिंह या और लोग थे, उसको हिप हॉप म्यूज़िक भी बोलते हैं।
तो रैप और हिप हॉप उस नई चीज़ थी, वो अवांट गार्ड था, ठीक है? उस वक़्त तक इंडिया में रैप और हिप हॉप नहीं था। लेकिन उसी को क्या है, इतना ज़्यादा पॉपुलराइज़ कर दिया कि वो मेन स्ट्रीम बन गया। अब रैप में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक नहीं होता, ठीक है? बहुत ज़्यादा राइम्स नहीं होती है। फ्री वर्स काइंड ऑफ स्टाइल में उसे गाया जाता है। तो कन्वेंशंस के अपोज़िशन में था उस टाइम पे, ऐसे ही जो प्ले उस वक़्त के अ, ऐसे थीम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे थे जो कन्वेंशंस के अपोज़िट थे, कन्वेंशन को चैलेंज कर रहे थे, ठीक है? कुछ नया लेके आ रहे थे अपने आप में। ऐस चीज़ों को, ऐसे जॉनरास को बोला गया अवांत-गार्ड मूवमेंट्स। ये कब आए थे? 20s में आए थे बेसिकली, 20th सेंचुरीज़ में आए थे, ठीक है? और कुछ-कुछ राइटर्स हैं इसमें, कुछ-कुछ मूवमेंट्स हुई, जैसे फ्यूचरिस्ट है, सररियलिज़्म है, एक्सप्रेशनिज़्म है, एक्जिस्टेंशियलिज़्म है। अब ये क्या-क्या है, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है अभी, तो हम बेवजह ही इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों में अपना पैर, अपना हाथ नहीं रखेंगे, ठीक है? कुछ राइटर्स की हम नाम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अवांत-गार्ड वर्क्स को लिखते थे। जेम्स जॉयस वाज़ देयर, टी.एस. इलियट वाज़ देयर एंड एज़्बा पॉन्ड ही वाज़ देयर, ठीक है? वर्जीनिया वुल्फ वाज़ देयर, टी.एस. इलियट वाज़ देयर। ये सब लोग थे जो कि एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे अपने वक़्त के साथ, जॉनरास के साथ, और कुछ नई-नई चीज़ें इन ऑपोजिशन टू द कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब परंपरा, ठीक है? उस वक़्त जो परंपरागत जो तौर-तरीके चले आ रहे हैं किसी भी वर्क को लिखने के, उनके ऑपोजिशन में जाके उससे हटकर कुछ नया लिख रहे थे, ठीक है? तो ये जो हेरोल्ड पिंटर का वर्क है, ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड में आता है, और थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है? एक अवांत-गार्ड जॉनर है, ठीक है? जो ट्रेडिशनल तौर-तरीके चले आ रहे हैं ड्रामा लिखने के, ये वो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें डिफरेंट आती हैं। चलिए, अभी हम पढ़ चुके थे कि द बर्थडे पार्टी इज़ प्रिंटर्स फर्स्ट फुल लेंथ प्ले। बर्थडे पार्टी जो है, वैसे पब्लिकेशन के हिसाब से है, देखा जाए तो सेकंड प्ले है। सबसे पहला कौन-सा है? दी रूम। फर्स्ट इज़ दी रूम, ठीक है? एंड सेकंड इज़ यही जो हम पढ़ रहे हैं, दी बर्थडे पार्टी, ठीक है? ये भी 1957 में पब्लिश हुआ था, और ये भी 1957 में पब्लिश हुआ था। ये बर्थडे पार्टी की बात करें तो परफ़ॉर्म कब हुआ था? 1958 में। फर्स्ट टाइम कहाँ पे पब्लिश हुआ था? कैम्ब्रिज में। सेकंड टाइम लिरिक ओपेरा हाउस है, हैमरस्मिथ में। और ये सॉरी, परफ़ॉर्म 1958 में हुआ था 2 जगह पे। 1957 में लिखा गया था, और पब्लिश एज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म में हुआ था 1955 में, ठीक है? तो बर्थडे पार्टी जो है पेंटर का फर्स्ट फुल लेंथ प्ले है। और पहले जो 3 प्लेज़ हैं हैरोल्ड पिंटर के, उनको हम कॉमेडी ऑफ मैडनेस जॉनरा में कंसिडर करते हैं। अब कॉमेडी ऑफ मैडनेस क्या है, बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। जिन लोगों ने लेक्चर देखा है, वो हमें कमेंट डाउन करके बताएँगे। और जो दूसरे 2 प्लेज़ हैं, जिनको हम कॉमेडी ऑफ मैडनेस जॉनरा में रखते हैं, वो है द केयरटेकर एंड द होमकमिंग, ठीक है? अब कॉमेडी ऑफ मैडनेस है, ये टर्म किसने कॉइन किया था? ये इरविंग वार्डल ने कॉइन किया था। ये भी हमने कल पढ़ा था, ठीक है? ये क्या होता है? डिस्क्राइब्स अ प्ले व्हिच पेंट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर व्हाइल क्रिएटिंग अ सबटेक्स्ट ऑफ इंट्रिग एंड कन्फ्यूजन। एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाएगा आपको, एक ऐसी सेटिंग दिखाएगा जो बहुत ही रियलिस्टिक होगी, लेकिन उसके पीछे क्या छुपा होगा? कन्फ्यूजन छुपा होगा बहुत सारा, इंट्रिग, है ना? मिस्ट्री छुपी होगी बहुत सारी। एज़ द प्लेराइट वाज़ एम्प्लॉयिंग अ स्ले ऑफ हैंड ट्रिक। अब स्ले ऑफ हैंड ट्रिक क्या होता है, देखिए। आपने कार्ड गेम्स देखे होंगे, ताश के पत्तों से गेम खेलते हैं, तो दोनों हाथों को यूज़ करके आपको पता नहीं चलता ना, कार्ड के साथ गेम्स करके आपको बोलते हैं ये वाला कार्ड आपने देख लिया, अब मैं इसको निकाल के दिखाऊँगा, इसको छुपा के दिखाऊँगा, है ना? तो ऐसे ही ट्रिक्स जो होती है, उसको हम स्ले हैंड ट्रिक बोलते हैं। तो उसका मतलब ये है कि 2 अपोज़िट चीज़ों को, यहाँ पे जो स्ले ऑफ हैंड ट्रिक का मतलब है, वो ये है कि 2 अपोज़िट चीज़ों को एक साथ यूज़ करना, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक तो रियलिस्टिक पिक्चर दिखा रहा है वो, पहली चीज़ क्या, रियलिस्टिक पिक्चर दिखा रहा है, और उसके साथ में इंट्रिग और कन्फ्यूजन दिखा रहा है ना? ये चीज़ें कन्वेंशन में नहीं थी। कन्वेंशन में जो कन्वेंशनल तौर-तरीके चल रहे थे, वहाँ पे रियलिस्टिक पिक्चर तो होती थी, लेकिन उसके साथ में कन्फ्यूजन नहीं होता था, chaos नहीं होता था। यहाँ पे हमें chaos देखने को मिलेगा, है ना? तो अपोज़िट चीज़ें देखने को मिलेंगी। इंस्पायर्ड बाय अदर अनकन्वेंशनल प्लेराइट्स सच एज़ सैमुअल बेके। सैमुअल बेके का एक प्ले है, आप सबने नाम सुना होगा, आप मास्टर्स करके सब लोग यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए। क्या गाना है उस प्ले का? वेटिंग फॉर गोडो। उसमें भी यही चीज़ है, कन्फ्यूजन है, मिस्ट्री है, हमें नहीं पता गोडो कौन है, क्या है, कहाँ से आया, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देख। Pinter transcended traditional theatre by staging a familiar setting। देखो, familiar setting का मतलब क्या है कि इंग्लिश ड्राइंग रूम की बात हो रही है। अब ऐसी जो सेटिंग्स है, ये इससे पहले भी बहुत सारे प्लेज़ में यूज़ की जा जा चुकी है, लेकिन इसके साथ में क्या है, chaos कहीं नहीं दिखा, कन्फ्यूजन कहीं नहीं दिखा हमें, ठीक है? फैमिली सेटिंग ऑफ द इंग्लिश होम, ठीक है? इंग्लिश होम की कहानी इससे पहले भी बहुत सारे प्लेज़ में दिखाई गई है। But then throwing it into a state of confusion with lies, deceit and chaos।
लोग झूठ बोल रहे हैं आपस में, लोग धोखा दे रहे हैं एक-दूसरे को और बहुत ही कन्फ्यूजन है, बहुत ही ना chaos वहाँ पे जो है कि क्रिएट हो रहा है। तो ये 2 अपोज़िट चीज़ों को जस्टापोज़ किया गया है। एक वर्ड आता है यहाँ पे जस्टापोज़िशन, इस वर्ड का मतलब होता है 2 चीज़ें जो कि अपोज़िट हैं, उन्हें एक साथ रखना और उनको कंपेयर करना, उनका कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है? ये जो सेटिंग्स है एक कन्वेंशनल सेटिंग लेके कुछ उसके साथ नया करना, ये फर्दर एक्सप्लोर्ड बाय मार्टिन एसलिन। ये मार्टिन एसलिन ने उनकी जो सेमिनल स्टडी है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ठीक है? इसी स्टडी से जो है कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड अ, टर्म कॉइन किया गया था, है ना? मार्टिन एसलिन की स्टडी थी, इनका एक एसे था, है ना? थिएटर ऑफ एब्सर्ड, इसी से थिएटर ऑफ एब्सर्ड टर्म भी आया है, ठीक है? उसमें ऐसी जो थीम्स हैं, ये फर्दर एक्सप्लोर करी गई हैं, ऐसी थीम्स के बारे में और बात करी गई है, ऐसी थीम्स और एम्प्लॉय करी गई हैं, ठीक है? ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब हम जो है एक्ट 1 से शुरुआत करते हैं, चलिए। अब देखिए इसमें हमने बेसिक-बेसिक कुछ चीज़ें देखी थी कि लेट मी हैव सम वाटर। हमने इसमें देखा था कि 6 मेजर कैरेक्टर हैं, मेजर क्या 6 ही कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? तो उसमें सबसे प्रोटैगनिस्ट है, सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो है स्टैनली। ये एक लंदन के सीसाइड टाउन की बात है, जहाँ पर मैक पोप और पैटी बोट्स एक मैरिड कपल हैं, वो रहते हैं और उनका एक बोर्डिंग हाउस है, जिसको मैक बोट्स रन करती हैं और उस बोर्डिंग हाउस के अंदर पैटी नाम का एक कैरेक्टर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्टैनली नाम का एक कैरेक्टर है, स्टैनली वेबर। वो वहाँ पर रह रहे हैं करीब-करीब 1 साल से, ठीक है? और उनके अराउंड ये जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है। आइए देखते हैं। द प्ले ओपन्स विद अ ब्रीफ कन्वर्सेशन बिटवीन मैग एंड पैटी। मैग और पैटी के कपल हैं। हमने देखा था मैग कितने में इसकी एज क्या है? 60s में है और पैटी की एज भी क्या है? 60s में है। दोनों कपल हैं, दोनों 60s में। ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं बार-बार इन पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है? रिपीटेड क्वेश्चन्स हैं। Meg is a woman in her 60s, while Pete, who is her husband, is of almost the same age. ठीक है, दोनों 60s में हैं। The conversation between the husband and the wife in the morning of a day in summer is quite inconsequential. Inconsequential का मतलब है not of much importance. बहुत ही रेगुलर कोई कन्वर्सेशन हो रहा है डेली लाइफ के बारे में, बहुत उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी कोई वर्थ नहीं है, नॉनसेंसिकल कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है। इनफैक्ट द कन्वर्सेशन इज एब्सोल्युटली सुपरफ्लुअस। जो कन्वर्सेशन है वो एकदम सुपरफ्लुअस है, शैलो है, उसका कोई बहुत ही ज़्यादा वर्थ नहीं है, वर्थ इट नहीं है। मैक गिव्स पैटीज ब्रेकफास्ट एंड देन आस्क्स इफ देयर लॉजर स्टैनली हैज नॉट येट कम डाउनस्टेयर्स फॉर हिज ब्रेकफास्ट। अच्छा एक चीज़ और, हम इसको यूजुअली ब्रेकफास्ट प्रोनाउंसिएट करते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रेकफास्ट, ठीक है? ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट, ठीक है? तो ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट, दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो मैक जो है वो पैटी से पूछती है, उसको उसका ब्रेकफास्ट देती है कि हमारा जो लॉजर है ना? जो हमारे लॉज में रह रहा है स्टैनली, क्या वो अभी तक नीचे आया है? नहीं आया है ब्रेकफास्ट करने के लिए। स्टैनली वेबर ए मैन इन हिज लेट 30s। ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टैनली वेबर की एज क्या है? 30s में है, ठीक है? लेट 30s मतलब 37, 38, 39। हैज़ बीन स्टेइंग इन अ बोर्डिंग हाउस ऑफ पैटी एंड मैक अबाउट अ ईयर। ये भी क्वेश्चन है, कितने साल से वो रह रहा होता है? तो 1 साल से वो यहाँ पे रह रहा होता है। मैग इज़ इन द चार्ज ऑफ दिस बोर्डिंग हाउस सिचुएटेड इन अ टाउन क्लोज टू सी। ये जो बोर्डिंग हाउस है, उसकी इंचार्ज कौन है? मैग है और जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? एक सी साइड टाउन के, एक टाउन है जिसका जो कि एक समुद्र किनारे बसा हुआ है, वहाँ पर ये बोर्डिंग हाउस जो है सिचुएटेड है। While her husband, Patty, works as a deck chair attendant on a sea beach, Meg has become very fond of her lodger Stanley and feels very happy when taking a cup of tea to him in his room upstairs or when serving him his breakfast. ये हम पहले भी पढ़ चुके थे कि पैटी जो है वो एक डेक चेयर अटेंडेंट है और मैक जो है वो उनका जो लॉजर है स्टैनली, उससे अ, उसकी बहुत फॉन्ड हो चुकी है, ठीक है? उससे बहुत आदत कर चुकी है। बेसिकली शी इज़ एट लव विद हिम और शी इज़ अट्रैक्टेड टू हिम। तो उससे बहुत खुशी होती है, कब खुशी होती है? जब वो उसके लिए सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट लेके जाती है। ब्रेकफ़ास्ट में क्या लेके जाती है? ब्रेकफ़ास्ट में लेके जाती है कप ऑफ टी, ठीक है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब क्या लेके जाती है ब्रेकफ़ास्ट में? अ कप ऑफ टी। चलिए। शी इज़ ऑल्सो प्राउड ऑफ अ बोर्डिंग हाउस व्हिच शी क्लेम्स इज़ ऑन द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ बोर्डिंग हाउस। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ शी वेरी प्राउड ऑफ? कि उसका जो बोर्डिंग हाउस है वो अप्रूव्ड है, वो लाइसेंस्ड है, वो ऐसे इल्लीगल नहीं चलाया जा रहा है। Meg's behavior towards Stanley is such as to indicate that while she looks after him, देखिए looks after क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है
टू टेक केयर ऑफ, क्या है इसका मतलब? टू टेक केयर ऑफ, है ना, किसी चीज की या किसी पर्सन की केयर करना, इसको हम बोलते हैं लुक्स आफ्टर। एग्जाम में रिपीटेडली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम साथ साथ में चीजें कवर करते चलेंगे या फिर उन पर थोड़ा फोकस ज्यादा रखेंगे। Meg's behavior towards Stanley is such to indicate while she looks after him with a motherly concern, yet she has a desire to become his mistress or perhaps is already his mistress. देखिए उसका कंसर्न जो देखा है, जिस तरह से वो ध्यान रखती है स्टैनली का, वैसे देखा गया जैसे एक माँ अपने बच्चे की रखती है, लेकिन उसके कुछ एक्शन से उसके डिजायर का पता चलता है वो क्या है, उसकी मिस्ट्रेस बनने का है। हो सकता है कि उसकी ऑलरेडी मिस्ट्रेस हो, इसमें हमें डिटेल्स जो प्ले में वो बहुत क्लियरली नहीं बताई गई हैं। अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस क्या होता है? देखिए, जब भी किसी का एक सेक्सुअल अफेयर होता है, इलिसिट अफेयर होता है ना, इलीगल अफेयर होता है, उसको हम बोलते हैं मिस्ट्रेस होना। अब विदाउट गेटिंग मैरिड, व्हेन अ लेडी हैज अ सेक्सुअल रिलेशन विद अ पर्सन, तो वो होती है उसकी मिस्ट्रेस। शी में दस बी रिगार्डेड एज अ मदर कम मिस्ट्रेस टू स्टैंडर्ड। उसको आप क्या बोल सकते हैं? मदर कम मिस्ट्रेस, क्योंकि ध्यान किसकी तरह रखती है? मदर की तरह। और डिजायर की कैसी है? रोमांटिक अफेयर उसका हो सकता है स्टैनले के साथ, तो वो मिस्ट्रेस की तरह बिहेव करती है। इवन दो स्टैनलेस मैनर ऑफ टॉकिंग टू हर इज समवट ब्रस्क। ब्रस्क का मतलब होता है कि रूड, है ना, वो बहुत ही ऐसे स्मॉल स्मॉल रिप्लाईज देता है, बहुत ही कम बोलता है, उसके वो बहुत ज्यादा बातें करती है और एक वर्ड में उसका रिप्लाई दिया, तो उसका जो बिहेवियर है स्टैनले का वो है, ठीक है। आई रिपीट, something mysterious about it. It is that Max wished that Stanley should not leave her. Oh, I think, okay, we have come to the wrong page. Second page is here. अब स्टैनले के बारे में बात होती है। स्टैनले क्या है? एक एक्स पियानिस्ट है जो कि हाल फिलहाल इस वक्त पे काम नहीं कर रहा है। चेक जी। तो स्टैनले जो है वो एक्स पियानिस्ट है जो कि अभी अनएम्प्लॉयड है, अभी उसके पास कोई काम नहीं है। मैक रिकॉल करती है वो दिन जब स्टैनले क्या है, पियानो प्ले करता था। स्टैनले यूज्ड टू प्ले पियानो ऑन द फायर टू एंटरटेन द सी बेदर्स। समंदर में जो लोग नहाने आते हैं, स्विमिंग करने आते हैं, है ना, तो उनको एंटरटेन करने के लिए स्टैनले जो है कि पियानो प्ले किया करता था। पुराने दिनों की बात हो रही है, क्योंकि एक साल से वो उनके लॉजिंग में जो है लॉज में रह रहा है, लॉजिंग कर रहा है। अब एक वर्ड आता है पायर। व्हाट इज दिस पायर? देखिए, पायर का मतलब होता है, आपने शायद देखा हो, समुद्र के किनारे से डेक बना होता है, ठीक है, पानी के अंदर उसके ये लेग्स होता है, यहाँ पे ये आपका पूरा लेग्स, ये पूरा सी ऐसे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग जाके फिशिंग करते हैं, यहाँ पे लोग खड़े होके फिशिंग करते हैं। कुछ लोग यहाँ से बोट्स भी आते हैं, है ना, बोट्स में चढ़ने उतरने के लिए डेक बना होता है ना। यहाँ पे कुछ लोग बैठ के ऐसे सी व्यू भी एंजॉय करते हैं, तो ये होता है डेक। तो यहाँ पर ऐसी जगह पे स्टैनले जो कि अपना पियानो प्ले किया करता था, जो भी लोग सी में बेथिंग करने आते थे उनको एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। In those days, Stanley was a member of concert party, which held regular concerts on the pier. But now for some time, Stanley has been doing nothing. पहले स्टेले एक कॉन्सर्ट पार्टी का मेंबर हुआ करता था, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं करता है, अभी वो बेरोजगार है। स्टैनली इज नॉट ओनली आउट ऑफ वर्क नाउ, बट ही हार्डली एवर गोज आउट ऑफ डोर। स्टैनली ना सिर्फ बेरोजगार है, लेकिन अब उसके लॉज से बाहर भी नहीं निकलता है, वो वहीं पे बैठा बैठा फ्री का खाना खाता है। मैग उसकी केयर करती है एज अ मदर, एज अ मिस्ट्रेस, एंड वो एकदम अपनी मस्त मजे में जिंदगी गुजार रहा है। मैग urges Stanley to start playing piano again, but Stanley replies that he does not have a piano of his own. अब मैग उसको रिक्वेस्ट करती है कि तुम ना पियानो बजाते थे पहले, बहुत अच्छा लगता था, और दोबारा क्यों नहीं शुरू कर देते हो? तो इस पे स्टैनली रिप्लाई करता है कि अब उसके पास उसका जो पियानो है वो है नहीं, है ना, उसके पास पियानो नहीं है प्ले करने के लिए। He then tells her that a very good job has been offered to him as a pianist, and soon he would be leaving this place and going to join a concert party, which is expected to tour all the big cities of Europe. अब यही बताते-बताते जो है कि स्टैनली बताता है कि उसको बहुत एक अच्छी जॉब का ऑफर आया है एज़ अ पियानिस्ट, ठीक है? और अब वो जो अपनी पार्टी के साथ में यूरोप की बड़ी-बड़ी सिटीज़ में जाएगा वर्क करने के लिए। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आगे द रिलेशनशिप बिटवीन मैग एंड स्टैनली। देयर इज़ सम इनकॉन्सिक्वेंशियल talk between Meg and Stanley. Also, Stanley comments unfavorably upon the breakfast, which Meg serves to him. वही कुछ ऐसे की रैंडम बातें चल रही जिनका कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है नॉनसेंस टॉक्स ऑफ नॉट मच वर्थ, जिनकी बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं है। लिख देते हैं यहाँ पे आप, ठीक है?
और ये सब बातें चलते-चलते हमें पता चलता है स्टैनली कमेंट करता है बहुत ही अनफ़ेवरेबली उनके ब्रेकफ़ास्ट पे जो मैग ने उसको सर्व किया। टी उसको सर्व की थी उसके साथ में, तो वो एक बहुत ही अनफ़ेवरेबली उस पे कमेंट करता है कि छी के इतना गंदा खाना बना के लाती हो इस तरह से। वो बहुत थैंकफुल नहीं है, उसका कोई ग्रैटिट्यूड वाला जो है कि बिहेवियर नहीं है मैग के टुवर्ड्स। Though at the same time Stanley acknowledges that the fact he would be nowhere the services which Mac renders to him। अब देखिए वही चीज़ें आ रही हैं, तो अपोज़िट चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? एक तरफ वो उसको बहुत ही बेहुदत तरीके से रिप्लाई कर रहा है कि छी कितना गंदा खाना है, लेकिन फिर दूसरे मोमेंट पे क्या बोलता है कि लेकिन तुम जो सर्विसेज़ मुझे देती हो, जो मेरी केयर जिस तरह करती हो, है ना? मैं तो उसको मैच कर ही नहीं सकता हूँ, दूर-दूर तक उसको बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? तो एक तरह से थैंकफुल भी हो रहा है, तो अपोज़िट बिहेवियर हो रहा है। कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ें जो चलनी चाहिए कि अगर आप उस किसी को हेट कर रहे हो, तो फिर आप हेट करिए, है ना? लेकिन वो नहीं है, एक तरफ नेगेटिव कमेंट, एक तरफ पॉजिटिव कमेंट। तो इनकॉन्सिक्वेंशियल चीज़ है, जो थिएटर ऑफ एग्जर्ट की एक ट्रेट होता है ना, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। Stanley expresses his dissatisfaction not only with the breakfast but with the room which he's occupying एंड विद द होल सेटअप ऑफ दिस बोर्डिंग हाउस। वो कहता है कि तुम्हारा ना रूम भी बहुत गंदा है, इनफैक्ट तुम्हारा पूरा बोर्डिंग हाउस ही बहुत गंदा है। ही रेफर्स टू द होल एस्टेब्लिशमेंट एज पिग्सटाई। पिग्सटाई का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पिग्स रहते हैं, है ना? ऐसी जगह जहाँ पे पिग्स बहुत सारे रहते हैं, उसको बोलता है कि तुम्हारा बोर्डिंग हाउस एक पिग्सटाई है। एंड बोलता है कि जो तुम्हारे रूम्स है ना, इनको साफ करने की ज़रूरत है, इनको धोने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये हमारा अभी था रिलेशनशिप बिटवीन मैक एंड स्टेलरिक। मैक गेटिंग इनटू एन अमोरस मूड। अमोरस का मतलब होता है कि रोमांटिक मूड, है ना? एक सेक्सुअली इंस्पायर्ड मूड, है ना? तो मैक गेटिंग इनटू एन अमोरस मूड सेज दैट शी हैज हैड सम लवली आफ्टरनून्स इन दिस रूम, implying perhaps that she has been carrying on some sort of flirtation there with Stanley। अब वो बोलती है कि जिस रूम को तुम गंदा बोल रहे हो ना, इस रूम में हमारे कितने अच्छे मोमेंट्स रहे है ना? इस रूम में हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। मतलब क्या है कि हो सकता है उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, ठीक है? अब उन्होंने कुछ ऐसे मोमेंट्स साथ में स्पेंड किए हो। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन नहीं, पर हिंट्स की दिए हुए हैं। Mag is like a mother to Sterling, but she also behaves as if she were at the same time his mistress। ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं। मैग उसकी केयर करती है एक मदर की तरह, उसका ध्यान मदर की तरह। देखिए, कुछ ना कुछ हिंट उसकी बातों से ऐसे मिलते हैं कि हो सकती है मिस्ट्रेस भी हो उनके बीच में आपस में, इलिसिट अफेयर भी हो। इलिसिट क्यों? इलिसिट का मतलब होता है इल्लीगल, व्हिच इज़ नॉट मॉरली करेक्ट। इल्लीगल इलिसिट मतलब व्हिच इज़ अ रिलेशनशिप और एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट morally correct, क्योंकि मैग इज ऑलरेडी मैरिड। मैग इज ऑफ 60s ईयर ओल्ड, शी इज इन हर 60s व्हाइल स्टर्लिंग इज इन हिज 30s। आई थिंक आज का लेक्चर हम शॉर्ट रखते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। हमारी लेंथ को हम बहुत नहीं पढ़ाएंगे कि फिर एक लेक्चर बोरिंग हो जाता देखने में। तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं, उसके बाद आगे का जो हम है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये जो पीडीएफ है ये आपको अगर एक्सेस करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट तो डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड डू लीव अ कमेंट और डू लीव अस योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।